है वो सुबह गुड इवनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। बेसिकली कोई जो टॉपिक, ठीक है, जो भी टॉपिक हम अभी पढ़ेंगे उसका एक सम अप पहले स्टार्टिंग में देने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा कि टॉपिक किस बारे में है। अब जैसे ये टॉपिक है आप लोगों के पेजेस में, तो लंबा एक इतनी काफी बड़ा टॉपिक है ना, तो इसका एक सम अप रहेगा। जैसे कि भारत में पशुधन, लाइफ स्टॉक जो सेक्टर है, इंग्लिश में भी बोल दूंगा और हिंदी में भी बोल दूंगा, ठीक है, या कौन सा तरीका ठीक है वो भी बताइएगा, जो भी है। सो भारत में जो पशुधन है, पशुधन क्षेत्र, ठीक है, उसमें कृषि में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो जो फार्मर की जो इनकम है उसको डबल करना है, ठीक है, जॉब क्रिएशन के लिए है, फूड सिक्योरिटी में ये कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, पशुधन, लाइफ स्टॉक, ठीक है। सो हाल ही में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने लाइफ स्टॉक के का जो हेल्थ है उनका प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक 1700 करोड़ का एक क्या किया है, एक बजट अलोकेशन किया है, ठीक है। हालांकि इस फील्ड में, इस सेक्टर में हेल्थ को लेकर या फिर इकोनॉमी एंड एनवायरमेंटल जो रिलेटेड कुछ चैलेंजेस तो हैं, जैसे लो प्रोडक्टिविटी है, जो बीमा का जो कवरेज है वो बहुत कम है ना, ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन हो रहा है, उत्सर्जन है। तो सरकार ने विभिन्न योजनाओं और जो इनिशिएटिव्स हैं, अपने स्कीम्स और इनिशिएटिव के माध्यम से इस चैलेंजेस को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा ये कह देता हूँ या फिर बाइलिंगुअल रखूंगा, जो भी है। अभी इंग्लिश में क्या, इसको थोड़ा सा कि द लाइफ स्टॉक sector in India plays a crucial role in agriculture, contributing to farmer income, employment generation, and food security. ठीक है, recently the government launches 1700 करोड़ का एक प्लान है टू एनहांस लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन के लिए। However, challenges such as low productivity, lack of insurance coverage, and greenhouse जो gas emissions है persist in the sector. The government is working to address this issue through various schemes and initiatives. मिस बाजी गुड इवनिंग, ठीक है। एक हल्का सा एक आउटलाइनिंग कुछ बना किसी का थोड़ा बहुत कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जल्दी से। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं लाइव स्टॉक में। चलो, कहाँ गया भाई। लाइव स्टॉक, चलिए, ठीक है। तो ये एक रफली एक आइडिया लग जाएगा कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं। तो कैबिनेट ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन स्कीम। एक सस्टेनेबल है ना, सस्टेनेबल स्कीम को इन्होंने मंजूरी दी है, 1700 करोड़ का है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि लाइफ स्टॉक एंड जो डेयरी प्रोडक्ट है उसके माध्यम से किसानों की, फार्मर की क्या है, जो इनकम है वो डबल हो जाए, ठीक है। सो बहुत सारे मोरल न्यूज में क्या है कि स्कीम में बहुत सारे इसमें योजनाओं में क्या क्या होगा। तो एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट एंड वेटनरी एजुकेशन को लेकर है, डेयरी प्रोडक्शन है, और उसका जो टेक्नोलॉजिकल
जो डेवलपमेंट है, ये सब चीजें हैं इसमें, ठीक है ना। इसी में आपको एनिमल का जो जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन है, इम्प्रूवमेंट है, एंड ऑल दैट, ठीक है। एनिमल न्यूट्रिशन है, स्मॉल रिमिटेंट प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, ये सब चीजें इसमें शामिल होगी। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया में जो स्टेटस ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर इन इन इंडिया है ना, तो दुनिया में अगर हम बात करें, भारत के पास सबसे बड़ा लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक का जो पॉपुलेशन है, एंड इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बफेलो मीट। ध्यान रखना, भैंस के मांस की बात हो रही है, ठीक है। इट इज नोन एज बीफ, ठीक है, एंड बकरी के मांस, एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोट मीट ग्लोबली। ये क्या करना है, अब ये दो चीजें आप लोग प्री के लिए पहले तैयार रख लेना। ये आईएएस एंड पीसीएस दोनों में आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम मुझे याद है कि यूपीपीसीएस ने पूछ रखा है कि भाई इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन जो है, व्हाइट रिवोल्यूशन जो है, उससे दूध सबसे ज्यादा इंडिया में होता है, बट ये कंपैरेटिव दूध जो है वो भैंस का, बफेलो मिल्क एंड काउ मिल्क दोनों को मिलाकर है। वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा काउ मिल्क कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो नीदरलैंड है, ठीक है। चलो, तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यार ये, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना। जी मिसबा जी। एंथो, ठीक है, कॉफी बकरी सबकी रैंकिंग पूछी है, बिल्कुल बिल्कुल, बट काउ मिल्क अलग है एंड ओवरऑल मिल्क अलग है। तो काउ मिल्क में इंडिया नंबर वन नहीं है, ये ध्यान रखना। दूध मिल्क के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर वन है, बट काउ मिल्क में नीदरलैंड। चलो, टॉफी चॉकलेट सबसे ज्यादा वहीं भी है ना उसके। सो कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी में देखो तो यार 21-22 में ये जो लाइफ स्टॉक था बेसिकली, ये 30% का था जीएबी में, और टोटल जीवीए में, जीएबी नहीं जीवीए में, और था इसका 5.73% इसका कंट्रीब्यूशन किया। अब ये पीसीएस के लिए कर लेना, अभी दो पीसीएस अभी आने वाला है, मे बी आ जाए, जॉब क्रिएशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है ना। तो छोटे मोटे जितने भी मार्जिनाइज, क्योंकि इंडिया में हम क्या देखते हैं, मार्जिनाइज फार्मर सबसे ज्यादा है, 90% अराउंड है ना, 89%। तो 89% है, तो उनके पास एक सेकंड ऑप्शन क्या है, ये लाइफ स्टॉक ही है, ठीक है। इनका दूध, मीट, अंडा, इनका जो डेयरी प्रोडक्ट है ना। चलो, सो एग्री एक्टिविटी लिंकेज क्या है इसमें, जैसे कि उस लाइफ स्टॉक से क्या मिलेगा हमें, बेसिकली ऑर्गेनिक इनपुट्स मिल जाएगा, लाइक मैन्योर है, एग्रीकल्चर वेस्ट है ना, इज ऑफन यूज एज अ फॉडर, चारे के रूप में यूज हो जाएगा, पोषक तत्व मिल जाएगा, ठीक है। दूध, मांस, अंडा तो मिल ही रहा है, तो वो हमें कुपोषण से को टैकल करने में क्या मिलेगा, जैसे माल न्यूट्रिशन जो है, बेसिकली कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन, पर्टिकुलरली बेनिफिटिंग चिल्ड्रन एंड वुमेन, ठीक है। दूध उत्पादन में भी देखो तो वैश्विक दूध उत्पादन में हम फर्स्ट रैंकिंग में हैं, ठीक है। और वैश्विक आपूर्ति में, यानी ग्लोबली सप्लाई कर रहे हैं, तो वो 23% है, हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या है, तो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय द लाइफ स्टॉक सेक्टर इन इंडिया, तो इकोनॉमिक लॉसेस, उसका हेल्थ एंड वेटनरी इश्यूज जो हैं ओवर देयर, जैसे इकोनॉमिक जो लॉसेस हैं फ्रॉम डिजीजेस, बहुत सारे जो डिजीज हैं, जैसे कि हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया, फुट एंड माउथ डिजीज, ब्रुसेलोसिस, ये सब इट्स अ नेम ऑफ डिजीज। अब इसका डिटेल आप लोग करते रहना।
ठीक है। यूपी पीसीएस में, बिहार वगैरह में काम नहीं आएगा, बट यूपी पीसीएस में दे कैन आस्क। ठीक है, जैसे लंपी एक पूछा था, है ना। चलो, सो अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो इंडिया में 60 से कम पशु चिकित्सक महाविद्यालय है, यानी कि इंडिया के पास अपना प्रॉपर जो 60 वेटनरी कॉलेजेस ही है। इंडिया हैज फीवर देन 60 वेटनरी। अब यार इतना बड़ा कंट्री और 60 वेटनरी कॉलेज, तो जाहिर सी बात है ये इनसफिशियंट टू मीट डिमांड, मांग को पूरी करने के लिए अपर्याप्त है ना। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कई बार हम देखते हैं भारत में पशुओं में एंटीबायोटिक का उपयोग करने में सबसे ज्यादा हम चौथे स्थान पे हैं, यानी फोर्थ। इंडिया हैज अ फोर्थ रैंक इन एंटीबायोटिक यूज इन एनिमल, और वो भी पर्टिकुलर पोल्ट्री फॉर्म में तो सबसे ज्यादा यूज होता है एंटीबायोटिक। ये भी ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट आ जाएगा, ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो यूजेस हैं ये कौन से फॉर्म में ज्यादा होता है, तो ये पोल्ट्री फॉर्म में सबसे ज्यादा होता है मिसबा। ठीक है, सो इकोनॉमिक इशू क्या है। चलो, राज सभी को मिल गया होगा मेरा माइंड मैप वाला। ठीक है, इकोनॉमिकल इशू, इकोनॉमिक इशू क्या है, तो ड्यू टू द जो लोअर प्रोडक्टिविटी, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, जैसे हम लैंड में बात करें एग्रीकल्चर लैंड, तो लैंड भी हमारे पास सबसे ज्यादा है। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन की बात करें तो वो ब्रिटेन ज्यादा कर रहा है, चाइना ज्यादा कर रहा है, हमसे ज्यादा चाइना कर रहा है। यानी मान लो कि यार एक 1 हेक्टेयर का ये लैंड है, तो इससे 100 kg प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, चाइना में ये 200 है, ब्राजील में ये 400 है, बस वही 1 हेक्टेयर से ही, तो कुछ तो कमी है। अब यही चीज नंबर ऑफ एनिमल और जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी अभी लो है ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन, इनएडुकेट मैनेजमेंट एंड लो जेनेटिक पोटेंशियल। इट मीन्स कि पोषण की कमी है, अपर्याप्त प्रबंधन है, प्रबंधन भी यानी मैनेजमेंट जो है वो अपर्याप्त है, और कम अनुवांशिक क्षमता के कारण ये लो प्रोडक्टिविटी है। क्यों है, तो ये रीजन है इसका। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है ये, रफली हाफ ऑफ मीट प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस। तो जितनी भी मीट आता है उसका लगभग 50% जो है ये वैसी जगह से आता है जहां पर उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, यानी अवैध चल रहे हैं, इलीगल है वो। ठीक है, बात करें थोड़ा सा हाई मार्केटिंग कॉस्ट, तो लाइफ स्टॉक जो प्रोडक्ट जो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट रेंज 15 to 20% ऑफ द सेल प्राइस, ये भी है। ठीक है, पशुधन का उत्पादों का लेन देन की जो लागत है बिक्री मूल्य का, ये 15 to 20%, यानी बहुत ज्यादा है ये भी ज्यादा है और कम होना चाहिए। बीमा कवरेज की कमी भी है, तो लो इंश्योरेंस कवरेज, 15.47% जो है लाइफ स्टॉक आर इंश्योर्ड। अब इतने बड़े एरिया, यानी कितना पोटेंशियल है सोचो, 100% अगर लाइफ स्टॉक है उसमें इंश्योर्ड कितने हैं, 15.5%। ठीक है, इसके अलावा जो फॉडर स्टोरेज है, जैसे कि चारे की कमी, केवल 5% जो है जो एग्रीकल्चर लैंड है वो चारे के लिए है हमारे पास, इंडिया के पास ओनली 5% ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज फॉर फॉडर, दो लाइफ स्टॉक जो कंस्टिट्यूट 11%, जबकि डिमांड कितनी है हमारे पास, 11% की, 11% की डिमांड है और फुलफिल कितना हो रहा है, 5%। तो ये बाकी का जो 6% है ये कहाँ से आएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, लैंड पे क्या बनेगा, लैंड पे वाटर पे का जो रिसोर्सेज है उस पे क्या होगा,
प्रेशर ज्यादा होगा, तो स्ट्रेसिंग लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और क्या होगा, ग्रीन हाउस जो गैस है उसका उत्सर्जन हो रहा है, तो लाइफ स्टॉक जितना ज्यादा होगा हमारे पास, मीथेन उतना ज्यादा जनरेट होगा। तो इंडिया में इनएडुकेट जो एक्सटेंशन जो सर्विस, अच्छा एक चीज और है, ठीक है, अपर्याप्त जो विस्तार सेवाएं हैं, जैसे कि पशुधन विस्तार कार्यक्रम की कमी है, अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रित है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंटरव्यू का लाइन है, सॉरी, हाँ मिस कर रहा था मैं, ये लाइन को आप इंटरव्यू के लिए मार्क कर लो। मैंने कहा कुछ तो मिसिंग हो रहा है, ये इंटरव्यू और मेंस में, मेंस का, ये इंटरव्यू में आप डायरेक्ट बोल सकते हो लाइन को रिगार्डिंग लाइफ स्टॉक को लेकर। दूसरा, जैसे अगर आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, कि अगर आपने अपना बैकग्राउंड दिखा रखा है कि भाई इंटरव्यू में कि आप एक गांव से आते हैं, एक विलेज वाला छोटे एरिया से आते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। ये मेंस में इंट्रोडक्शन, मेंस में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आएगा, आयन इंट्रो में। जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो जो भी जो सर्विसेज हैं, पशुधन विस्तार कार्यक्रम की कमी तो है, लेकिन ये जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं वो पशुओं के स्वास्थ्य पे, कि पशु के लिए हमने जो लाइफ स्टॉक है कौन कौन सी बीमारी हो रही है उस पर रिसर्च हो रहा है, ये हमारे शैक्षिक में, एजुकेशन में नहीं है ये। तो लैक ऑफ अ डेडिकेटेड लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन प्रोग्राम, मोस्ट आर हेल्थ फोकस्ड रादर देन एजुकेशनल। ये लाइन आपको इंट्रो में भी लिख सकते हो, पहली बात, और दूसरी बात ये इंटरव्यू में बोल सकते हो। कुछ लाइन ऐसी है, ठीक है। चलो, अब एक पूरे मैगजीन में मुश्किल से 2-3 जगह मिलेगा आपको इंटरव्यू, 2-3-4 बस। तो ऐसे अगर आप हर मैगजीन से निकालो तो मुझे लगता है कि ये 80 to 100 लाइंस आपकी मिल जाएगी, उसको अपने अंदर डाल लो, मैगअप कर लो, यूज टू हो जाओ, बात खत्म। चलो, सो नाउ, अच्छा ग्रीन हाउस गैस, ये पॉइंट हमारा छूट रहा था, ग्रीन हाउस गैस का जो 15% जो है कंट्रीब्यूशन जो है, ये सिर्फ इंडियन लाइफ स्टॉक जो है 15% आप मान लो, इट्स अराउंड अबाउट टोटल ग्लोबल जो सेंट्रिक मेथेन इमिशन का, टोटल वर्ल्ड में जितना मीथेन जनरेट हो रहा है उसमें 15% तो सिर्फ इंडिया का रोल है। ठीक है, सो इनिशिएटिव फॉर द इंडियाज लाइफ स्टॉक सेक्टर, क्या क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है यार, पहल क्या, इंडियन सरकार गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है, मोहित कुमार, सो बिल्कुल कर रही है डेफिनेटली। अब ये इनिशिएटिव जो है ये सब प्री के लिए है, आईएएस एंड पीसीएस सबके लिए। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, फॉर द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड, ध्यान रखना इंडिजीनियस के लिए है, स्वदेशी नस्लों के लिए, यानी हमारी जो गाय हैं देसी गाय, उनकी नस्लों में सुधार करना है। ठीक है, एक जर्सी गाय है, ऑस्ट्रेलियन ये है, उसमें नहीं, थार पारकर है, वैरायटीज जो है विदेशी वाली वो नहीं, फॉरेनर नहीं। कोई नाम बता सकता है वो छोटी वाली 3 फीट वाली, 2 फीट वाली गाय का, तो वो भी आ सकता है फ्री में, उसका नाम क्या है, यूपी में मोदी जी खिला रहे थे ना, पंगुर वाला, हाँ पंगुर का, पुगनार, पुगनार सॉरी, पुगनार है ना, हाँ। चलिए, तो पुगनार गाओ, चलो हो गया। सबसे अच्छी बात यह है कि पुगनार गांव मतलब उसका होना चाहिए, भाई कुत्ते की जगह वो पाला जा सकता है।
है ना, खेलने के लिए बेबी भी मिल जाएगा। चलिए, तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, was focused on क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के लिए है, इसका ऑब्जेक्टिव अलग है। किसान क्रेडिट कार्ड है, उसका भी उसको भी एक्सटेंशन उसका भी किया गया है, टू इंक्रीज एक्सेस टू क्रेडिट, तो किसानों तक ऋण बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है। डेयरी विकास कार्यक्रम है, डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, लाइक प्रोग्राम लाइक्स एंड एनपीडीडी एंड डीईडीएस, ठीक है, प्रमोट मॉडर्नाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम है। फिर से आ जाओ, पशुधन का स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इनिशिएटिव, लाइक एनएसी एनएडीसीपी टारगेट्स डिजीज लाइक एफएमडी एंड ये जो आपका ब्रुसेलोसिस जो रोग है, फूट फूट एंड माउथ रोग जो है, ये दो नाम आप देख लीजिएगा, प्री में पूछेगा इस बार यूपी में। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप अच्छी अच्छी बातें कर दो, जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन दे दो। तो एनएडीआरएस का जो रियल टाइम डिजीज है, यानी रियल टाइम का मतलब क्या हुआ, जो भी रिपोर्टिंग करना है उसको रियल टाइम वास्तविक समय में रिपोर्टिंग करके बुनियादी ढांचे के साथ उसको मजबूत बनाओ, ये जरूरी है। क्योंकि अभी मान लो कि सपोज मेरे पास एक गाय है और उस गाय को कोई बीमारी हो रही है, इनिशियल लेवल पे है, तो मैं उसको रियल टाइम में अगर मुझे अभी मैंने भेजा, अभी मुझे सोल्यूशन आ गया, मैंने तुरंत उसको केयर कर दिया, तो ये तो तभी होगा ना जब रियल टाइम में होगा, रिपोर्टिंग होगा। बात समझ रहे हो? तो अब सबको एआई से जोड़ने की बात की जा रही है, कल नहीं, उसके पहले वाली क्लास में बताया था, है ना। स्टैब्लिश नेशनल ग्रुप टू एक्सेस स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग नीड्स, ठीक है। मोबाइल क्षेत्र से दूरस्थ कृत्रिम गर्भाधान और टीकाकरण कार्यक्रम ये सब कर सकते हैं, कर्मचारियों को प्रशिक्षण वगैरह दे सकते हैं। प्रमोट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आईएफएस, उसको बढ़ावा दें ताकि रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए, ऑप्टिमाइजन ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज का वो हो सके। इंक्रीज इंश्योरेंस कवरेज को फॉर लाइफ स्टॉक पशुधन के लिए बीमा का कवरेज क्षेत्र जो अभी कहाँ है, 15% पे, बढ़ाओ उसको। और एरिया स्पेसिफिक पॉलिसी होनी चाहिए, एक पॉलिसी सब जगह काम कर रही है ऐसा नहीं होना चाहिए। मिसबा जी, यूटिलाइजेशन भी है, हाँ ये भी कर सकते हैं, और रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइज यूज हो सके। प्रमोट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, इष्टतम प्रयोग हो सके। तो जो एरिया स्पेसिफिक पॉलिसी है, जैसे एम्फेसाइज लाइफ स्टॉक बेस्ड सिस्टम इन रेनफेड एरिया जो है पशुधन वर्षा आधारित जो क्षेत्र है उसमें पशुधन आधारित प्रणालियों पर हमें जोर देना होगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग उसके, जैसे कि राजस्थान में है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, एमपी में है तो थोड़ी रिक्वायरमेंट अलग होगी, यूपी में है तो बिल्कुल डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। किसी में चारे में कुछ और जो है आपका उनका फूड हैबिट हो, समझ रहे हो। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजें होनी चाहिए, तो एरिया स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, जो कि अक्सर मतलब जितनी भी मैं गवर्नमेंट पॉलिसी देखता हूँ उसमें मुझे यही कमी दिखती है कि वो एरिया स्पेसिफिक नहीं है। भाई इडली डोसा नॉर्थ के लोग खाएंगे और साउथ वाले रोटी खाएंगे, या सभी लोग रोटी खाएंगे, तो भाई किसी की फूड हैबिट में वो इडली डोसा भी तो हो सकता है। बात समझ रहे हो?
तो ये बात सबको समझ में आई? कोई डाउट? जल्दी से। हम्म। चलो, अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। भारत में बागवानी। ठीक है। सो अरे यार, ये बड़ी समस्या है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं अपनी चाय फिनिश कर लूं। हम्म। अब बागवानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। बागवानी क्षेत्र यानी हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स, है ना, इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, 1129, इतना याद नहीं रहेगा, तो लगभग 1100 करोड़ रुपए का, है ना। तो इट्स राउंड अबाउट देख लो, क्योंकि आपसे स्कीम में कभी भी अमाउंट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक 1100 करोड़ का कि एक स्कीम को अप्रूव किया है, जिसका एम क्या है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के थ्रू फार्मर की इनकम बढ़ाना। ठीक है। और इस स्कीम में फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर और जो स्पाइसेस है, जैसे डिफरेंस जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, उसको प्रमोट करने का एक प्लान है। ठीक है। साथ ही जो एक क्लीन प्लांट प्रोग्राम है के के अंदर में सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस को इनकरेज किया जाएगा। ठीक है। बट हॉर्टिकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू जो है, और क्लाइमेट चेंज जैसी जो चैलेंजेस है वो भी हैं, तो हमें उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है। एक रफली एक आइडिया मिल गया आप लोगों को। राज एंड सुबो एंड मिसबा, एक रफली। ठीक है। चलो, अब हिंदी मीडियम में किसी को कोई प्रॉब्लम? डिम्पल जी एंड गुलाब शाह जी, ज्योति जी, मोहित कुमार, आरती जी हैं, हाँ आरती जी हैं, धर्मेंद्र जी। चलिए ठीक है। चलिए, अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। हम्म, अरे रे। हम्म। चलिए, थैंक गॉड, भगवान को धन्यवाद। चलिए, हॉर्टिकल्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यार, क्यों हम इतना हाँ तौबा क्यों मच रहा है? क्योंकि किसानों की आय को, इनकम को हमें क्या करना है, डबल करना है। वेरी गुड। ठीक है। और इसके लिए आय को बढ़ाना होगा। तो हम एक लिमिट के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा नहीं जा सकते आगे, तो उसका हमें अल्टरनेटिव ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो इंडिया में बात करें तो ये ट्रॉपिकल, जैसे अगर हम बात करें, ये जो स्कीम है, एम टू इंक्रीज फार्मर इनकम फ्रॉम हॉर्टिकल्चर एंड फोकस ऑन, फोकस किसमें किसमें केंद्रित है ये, ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल, समशीतोष्ण बागवानी फसलों में पर ये केंद्रित होगा, फोकस्ड होगा। और क्या होगा, ये जैसे इसमें रूट है, टबर है, ठीक है, बल्बोस है, एंड एरिड क्रॉप्स, सूखा वाला जो एरिया आपका राजस्थान एंड एमपी वाला एरिया में, तो ये सब सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग उसके बगान में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। प्लांटेशन भी है, स्पाइसेस है, वेजिटेबल है, फ्लोरिकल्चर है, मशरूम क्रॉप्स है ना। इस प्लांटेशन में स्पाइसेस है, उसका मेडिसिनियल और जो एरोमेटिक प्लांट्स जो हैं, एरोमा सुगंधित वाला,
ये सब प्लांट सब हॉर्टिकल्चर में आएगा। प्री, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स आप इसमें मेंस में ले सकते हैं, बट अभी के लिए सो हमने अभी एक नाम बताया था आपको, क्लीन प्लांट प्रोग्राम, है ना। तो गवर्नमेंट ने इस हॉर्टिकल्चर मिशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ और भी एक 1760 कुछ अमाउंट है इसका एक, ठीक है। उसमें क्लीन प्लांट प्रोग्राम को क्या दिया, मंजूरी दी है। अब ये क्लीन प्लांट, जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है, ये क्या है, अबाउट क्लीन प्लांट प्रोग्राम। इसका एम क्या है, एम है टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड प्लांट मटेरियल। यानी क्लीन का ये है कि कृषि, सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है, और जो इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से जो प्लांट आता है, जो फूल वगैरह है, रोपण प्रणाली, उस पर डिपेंडेंसी को कम करना। कि बार बार हम जा रहे हैं भैया, वो अमेरिका से मंगा रहे हैं प्लांट और उसके बाद फिर लगा रहे हैं, तो हमारा क्या जा रहा है, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कम हो रहा है, क्योंकि डॉलर में पे करना है। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, अलाइंड विथ मिशन लाइफ, मिशन लाइफ और वन हेल्थ के साथ इसको क्या किया है, इसको अलाइन किया है इनको। द सीपीपी सपोर्ट द हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स। तो बागवानी क्षेत्र को ये सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है। यानी मिशन लाइफ और वन हेल्थ जो है इनिशिएटिव, ये भी इसको सपोर्ट कर रहा है। ये भी प्री में पूछा जाएगा, इसको मार्क करो, ठीक है। और इम्प्लीमेंट एजेंसी कौन होगा, ये भी मार्क करो। तो बागवानी बोर्ड तो है ही, अरे भाई, नेशनल जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड है वो तो होगा ही, विद सपोर्ट फ्रॉम द, वही आईसीएआर, उसके सहयोग से। ये दोनों क्या है, उसके इम्प्लीमेंटिंग या प्रमोटिंग जो एजेंसी होती है वो है, ठीक है। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स, दे आर थ्री कंपोनेंट्स, इसके घटक तीन हैं। थ्री कोर कंपोनेंट्स है, 9 वर्ल्ड क्लास जो है सीपीसी बनाना है इंडिया को, वैश्विक स्तर का, ग्लोबल लेवल का। सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क भी होना चाहिए, यानी सर्टिफाइड बीज ही, बीज जो है सीड्स, उसको आपको क्या करना होगा, वो बेचना होगा। तो ये बीज अधिनियम कब का है, 1966 का है, ये याद रखना। प्री के लिए ये पूरा टॉपिक प्री के लिए है, मेंस में डायरेक्ट फॉर्म में थोड़ा सा चांसेस कम है, लेकिन कुछ चीजें अभी हो जाएंगी। मैक्सिमम ये प्री के लिए है, आईएएस के, पीसीएस के लिए, ठीक है। पीसीएस में भी यूपी के लिए, बिहार के लिए थोड़ा सा हाँ तंग रहेगा इसमें, है ना। और बड़े पैमाने पर नर्सरी का के लिए समर्थन, यानी कि बेसिकली सपोर्ट फॉर लार्ज स्केल जो नर्सरी है, तो उसमें क्या करोगे आप, बागवानी विकास के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है, मयंक जी, ठीक है। सो व्हाट अबाउट द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, उसका स्टेटस अभी क्या है, तो दे आर, अब देखो तो थोड़ा सा प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल जो कृषि क्षेत्र में 22-23 में, अब ये परसेंटेज मिलियन टन में नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए बना दिया। कृषि क्षेत्र में कितना इसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। कवरिंग कितना एरिया में कवर हो रहा है, ये टोटल 13.1, यानी 13% एरिया में, टोटल एरिया का 13% में उसका प्रोडक्शन होता है। फर्स्ट मेन, मेंस का पॉइंट, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज, ये जो आपका फ्रूट है, वेजिटेबल है, अकाउंट्स फॉर नियरली 90% ऑफ इंडिया टोटल हॉर्टिकल्चर आउटपुट, यानी कुल बागवानी उत्पादन का 90% क्या है, फल और सब्जियों का योगदान है। बागवानी में भी फल और सब्जी सबसे ज्यादा 90% का क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं ये, ठीक है। सो एग्रीकल्चर में जीएवी
जीवीए में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो 33% है। ये काम की चीज है। ग्लोबल लेवल पे बात करें तो फल एंड जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, तो अंकल चाइना के बाद हम सेकंड पोजीशन पे हैं। ठीक है, अब ये सब चीजें छोड़ देना, ये सब नहीं आएगा। और एक्सपोर्ट में क्या है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट। तो इंडिया की रैंकिंग जो है, फर्स्ट इन बनाना। ठीक है, वो बनाना ना छोड़ दो। ये वाला पॉइंट, हॉर्टिकल्चर मिशन, नहीं एक्सपोर्ट वाला है ना। एक्सपोर्ट रैंकिंग क्या है, 14th इन वेजिटेबल, सब्जियों में 14th रैंक है, और फलों में ये 23rd, फ्रूट्स में। ये कर लो, आईएस एंड पीसीएस बोथ। ठीक है। तो क्षेत्र के लिए अन्य जो जो पहल है, इनिशिएटिव है, वो क्या है, 1800 करोड़ का जो एलोकेशन है। ठीक है, ये सब काम नहीं है, काम की चीजें इसकी दो क्या है, उपयोजना है बेसिकली। टू सब स्कीम है इसका, जो इंटीग्रेटेड बेसिकली नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसके दो सब स्कीम है। वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट, पहला स्कीम राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 में स्टार्ट हुआ था, एंड 6 में। और जो सेकंड है वो है आपका हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट। ये दो इसके क्या है, सब स्कीम है। ये याद रखना, सिर्फ स्कीम का नाम, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्लस्टर बनाया गया है 18,000 करोड़ का, वो सब छोड़ दो। काम की चीज क्या है, चमन। ये नाम देखो, चमन, जो प्री में पूछेगा। यूज जियो इन्फॉर्मेटिक्स फॉर हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट, बागवानी आकलन के लिए और फसल प्रबंधन के लिए है। ये भू सूचना का उपयोग किया जाता है। नाम क्या है इसका, चमन। प्री के लिए इंपॉर्टेंट, आईएस प्री, नॉट फॉर पीसीएस। इसके अलावा कमर्शियल, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम है एक, उसमें इस स्कीम के तहत जो आपका जो फॉर कोल्ड स्टोरेज एक्सपेंशन है, मॉडर्नाइजेशन है, और एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पूंजी निवेश जो है, सब्सिडी योजना। यानी अगर आप मोहित कुमार अगर कोई कोल्ड स्टोर खोलना चाहते हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी आपको, या मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। ठीक है, चलो। 23, 22, 23 में 44 टाइप्स के जो प्रकार थे, जो भी है वैरायटी वगैरह जो है, विथ 99 हॉर्टिकल्चर वैरायटी नोटिफाइड फॉर 44 क्रॉप्स को, और 99 हॉर्टिकल्चर वैरायटीज है उसको नोटिफाई किया गया फॉर कल्टीवेशन। यानी बहुत सारे नए नए सीड्स को लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। दो वर्ड याद रखिएगा यहाँ पे, 44 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड 99 टाइप्स ऑफ हॉर्टिकल्चर वैरायटीज नोटिफाइड फॉर कल्टीवेशन, बागवानी प्रकार के लिए अधिसूचित किए गए। तो चैलेंजेस क्या होगा, तो लो एक्सपोर्ट शेयर हो रहा है। तो भैया हम अभी भी 1% पे है, बागवानी का बाजार इंडिया में जो है, वर्ल्ड में जो है, टोटल ग्लोबल लेवल का जो मार्केट है, उसमें इंडिया का शेयर कितना है, 1%। बहुत ना इंसाफी है ना। तो इसको क्या करना होगा, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये बेसिकली, अब इसमें बेसिक थिन लाइन है। थिन लाइन क्या है, स्वच्छता और फाइटो सैनिटरी, यानी एसपी एस, जैसे गैर शुल्क बाधाएं हैं, जैसे कि ये क्या बाधा है, पहले ये समझ लो। ये है इंटरव्यू का पॉइंट। अगर कल को अगर आप अपनी हॉबी, हॉबी, नॉट हैबिट, हॉबी, अगर आपने बागवानी लिख दिया, तो आपसे क्या लग रहा है कि आपसे वो बागवानी कर के बारे में पूछेगा कि भाई बागवानी कैसे करते हो, नो। वो पूछेगा इंडिया में क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए अगर आप गांव से थोड़ा सा बिलोंग करते हैं, विलेज एरिया में हैं, आना जाना लगा हुआ है, ठीक है, तो आप ये बता सकते हो।
ऑन दैट पॉइंट में, ठीक है, काउंटर करने के लिए। तो ये आपके अवेयरनेस का लेवल दिखाएगा, और जो सामने वाला है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, हम कोई भी फ्लावर जो है, मान लो एक मैंने एक रोज बनाया, मतलब डेवलप किया और उसको भेज दिया यूरोप। यूरोप में, यूरोप ने कहा यार देखो तुम्हारा फूल तो अच्छा है, लेकिन हम सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स यूज करते हैं। ये क्या है? तो इसमें तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने प्लांट्स में क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा पेप्टिसाइड यूज कर रहे हो। नहीं यार, हम नहीं लेंगे तुम्हारा, यानी मार्केट बंद। तो हम बेचे कहाँ अपना? बात समझ में आ रही है? तो इंडिया के प्रोडक्ट को एक आम में अगर एक, कोई भी एक आम 100 ट्रक गया है यहाँ से, उसमें एक आम में एक प्रॉब्लम आ गई या कुछ दाग लग गया, दाग लगा हुआ है, पूरा का 100 ट्रक वापस इंडिया आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये अगर हमें वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे compete करना है, तो हमें स्टैंडर्ड तो वही, नॉर्म्स वही है, हमें वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हमें मार्केट में अपनी जगह बनानी है तो डिमांड को फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो ये आपका पॉइंट जो है, फाइटोसैनिटरी वगैरह जो की क्लीननेस नहीं है उसमें, अगर बच्चे हमारे वहां खाएंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, काइंड ऑफ। राज, हाँ आपकी बात को मैं लूंगा, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, टॉपिक में तो फिर भटक जाएंगे। सो बुनियादी ढांचे की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, पुअर लॉजिस्टिक है यार हमारे पास अभी भी, छोटे छोटे खराब लॉजिस्टिक है, कोल्ड स्टोरेज ना के बराबर, लिमिटेड कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस लैंडर क्वालिटी जो है प्रेजेंट प्रिजर्वेशन का, एज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर, ये जो है ये संरक्षण करने में बाधा है। वेयरिंग हाउस ही ठीक से नहीं है, ढंग से है ही नहीं। तो जैसे देखो 50% जो हमारे पास जो कोल्ड स्टोर है वो यूपी में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, यानी 59-60% जो है ये 4 राज्यों में है, 4 स्टेट्स में है, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड पंजाब। क्यों? इंडिया में दे आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी, और फोर्थ ये जो है 4 स्टेट में ही 60% है। तो बाकी जो रेस्ट जो स्टेट्स हैं उसमें कितना परसेंट बचा? क्या ये इंसाफ है? डिस्पैरिटी है। ना इंसाफी नहीं, बट डिस्पैरिटी है, ठीक है। सो करना क्या होगा, इस डिस्पैरिटी को कम करना होगा यार, है ना। चलो, और क्या कर सकते हैं? हमारे पास स्मॉल लैंड होल्डर्स है, स्मॉल प्लॉट्स है, रिस्ट्रिक्ट क्रॉप रोटेशन एंड सॉइल जो सस्टेनेबिलिटी है वो नहीं हो पाती है। तो छोटे छोटे अगर हमारे पास भूकंप है तो रोटेशन कैसे करेंगे हम, और मिट्टी की जो सॉइल की जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगा, वो भी बाधा उसमें आएगी। अदर चैलेंजेस में जैसे कि लिमिटेड वैल्यू एडिशन, इरिगेशन इशू, पेस्ट कंट्रोल, इंश्योरेंस एक्सेस, क्लाइमेट चेंजिंग इम्पैक्ट एंड लिमिटेड क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है ये बहुत कम है हमारे पास, यानी सीमित मूल्य संवर्धन की बात करें, सिंचाई की समस्या है ही, कीट नियंत्रण, बीमा, सब लोग बीमा तक, यहाँ तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स का हो ही नहीं पा रहा है। तो वही हॉर्टिकल्चर में गुलाब का अगर मैंने उसकी खेती कर ली, गुलाब की खेती कर ली, उसका तो फिर बीमा तो भूल ही जाओ। क्लाइमेट चेंज है उसका भी इफेक्ट है, और लोन का बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन हमारे पास है। हमारे पास मतलब फार्मर के पास, वो कहने की बातें होती है कि 4% मिल रहा है, सबको नहीं मिलता ना, प्रॉब्लम ये है। अगर गांव वाले में अगर आप जाओगे, एक राज की बात बताता हूँ, राज आप भी सुनिए, आपके लिए भी ये काम कीजिए, कि अगर कोई फार्मर अपने लिए लोन लेने जाता है तो सबसे पहले जो बैंक का जो मैनेजर है कहता है भैया मेरा कमीशन कितना बनेगा। अच्छा 1 लाख रुपए चाहिए, तो चलो 15,000 रुपये मेरे अकाउंट में जमा कर दो, अकाउंट में नहीं कैश दे दो, ऐसे तो वो जेल चला जाएगा ना। तो ये सब चीजें हैं, यानी जो किसान नहीं है उसको एग्रीकल्चर लोन मिल रहा है, और जो किसान है उसे कोई भी लोन नहीं मिल रहा है।
सबके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट, जैसे दिल्ली में, आपको जान के ताज्जुब लगेगा, दिल्ली में तो एग्रीकल्चर होता नहीं है, पर सबसे ज्यादा लोन जो है एग्रीकल्चर लोन दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, चलो। सो वे फॉरवर्ड क्या होगा, वही कैपेसिटी बिल्डिंग सबसे पहले तो यार, किसान को, जो जो फूड जो प्रोसेसर हैं, एक्सपोर्टर हैं, उन सबको क्या करना होगा, कृषि पद्धतियों का पालन करने के लिए क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, वो डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। इनहांस वैल्यू चेन इफिशिएंसी, हमारी जो मूल्य श्रृंखला की जो क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि उसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, कोल्ड स्टोरेज है उसको एक्सपैंड करो, ट्रांसपोर्टेशन में सुधार करो, कटाई के बाद जो नुकसान हो रहा है, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करो, रिड्यूस करो। और क्या कर सकते हैं, तो जो प्रोसेस्ड फूड है, जूस है, जैम है, उत्पादों की उच्च मांग और आय के लिए हमें क्या करना होगा, वैल्यू एडेड करना होगा। डिमांड तो ज्यादा है लेकिन 2 दिन से ज्यादा चलता नहीं है, है ना। चलो, उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सकता है, रोजगार से जॉब क्रिएट होगा। और जो क्षेत्रीय विकास के लिए भी जरूरी है, क्षेत्रीय विकास मीन्स टू इम्प्रूव सेक्टोरियल जो ग्रोथ है उसके लिए जरूरी है। कृषि का जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट है ये भी जरूरी है, जैसे कि आप हाइड्रोपोनिक्स नाम सुना है, वो पानी वाला मनी प्लांट तो सबने देखा होगा, बोतल के पानी में आप सीधा मनी प्लांट डालो और वो हो गया, है ना। टिश्यू जो आपका कल्चर जो है वो, ये सब नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये सब टेक्नोलॉजी, जापान का एक पूछा गया था, वो कौन सा था क्वेश्चन, प्री में पूछा था, गुलाबशाल जी, हायाबुसा, मियावाकी, बिल्कुल, इसमें मिया लगा हुआ है ना। चलो, ये तो मजाक वाली बात हुई, कुल मिला के इस तरह के, जैसे इसराइल के जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है, तो हमें वैसे वैसे चीजों को इंडक्ट करने की जरूरत होगी। ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है ना, जलवायु परिवर्तन के लिए जो भी चेंजेस हो रहा, तो वो हम ऐसे पौधे या जो प्लांट है उसको डेवलप करने में हम थोड़ा सा वो कर लें कि ताकि कीट उट थोड़ा कम लगे यार, उसमें पेप्स जो है उसको थोड़ा बर्दाश्त कर सके, गर्मी थोड़ा ज्यादा हीट जो है वो सहन कर सके। तो जलवायु परिवर्तन के लिए क्या होना चाहिए थोड़ा सा, तो प्रमोट रेजिलियंस प्रैक्टिसेस फॉर क्लाइमेट वाइबिलिटी। ठीक है, अदर इनिशिएटिव क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सेविंग मेथड है, फार्म मैकेनाइजेशन है, एंड इंक्रीज क्रेडिट एक्सेस। तो एकीकृत कीट प्रबंधन एक बनाया जा सकता है, जल बचत की विधियां जैसे खडीन है। ठीक है, और भी जो वाटर हार्वेस्टिंग है, या फिर जो बारिश का पानी उसको एक जगह पे स्टोर करना है जमीन में, ये सब तो करना पड़ेगा। ठीक है, कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना होगा, और जो ऋण जो है, एक्सेस जो है, यानी एक किसान को, एक फार्मर को ऋण जो है, लोन जो है, वो टाइम पे मिल सके या उस तक उसकी एक्सेस हो सके, उसको बैंक के बाहर से ना भगा दिया जाए। ये बात समझ में आई सबको, नहीं आई? चलो, वेरी गुड, सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो, अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आया था, ये कहाँ गया, हाँ, एकीकृत कीट प्रबंधन, नाम सुना है? ये देखो दिख रहा है ये बड़ा, एकीकृत कीट प्रबंधन, इसके क्वेश्चन को आप लोग करना। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली। ठीक है,
नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम, नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम। अब ये क्या बला है भाई? चलो, अब इसका एक थोड़ा सा एक रफली एक 2-4 लाइन वाली कहानी सुना देता हूँ। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है बनाया है और नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम जो है लॉन्च किया है इसमें, जो कि फार्मर को पेस्ट मैनेजमेंट में मदद करेगा, हेल्प करेगा, है ना। और इस सिस्टम का गोल है जो पेस्टिसाइड्स का यूज को रिड्यूस करना और सफिशिएंट जो साइंटिफिक अप्रोच को प्रमोट करना। तो फार्मर का अपनी इन्फेक्टेड क्रॉप्स या पेस्ट को की फोटो अपलोड करके एक्सपर्ट एडवाइस ले सकता है। ठीक है, तो एनपीएसएस का जो ये जो एनपीएसएस मतलब नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करता है, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है। तो कुल मिला के एक हल्की सी रफली सी बात समझ में आई होगी। तो मुझे कमेंट करके 2 लोग बताएंगे, नहीं 3 लोग, आरती जी, मोहित कुमार एंड मयंक जी। कमेंट करके बताओ। हल्का फुल्का एक एक रफली आइडिया दिया है, अभी तो हम आगे पढ़ेंगे इसको। पूरी कहानी यही है। ये लो, ये यार इतना नेक्स्ट लेवल के लोग हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट। आरती जी, धर्मेंद्र जी, ज्योति जी, डिम्पल जी, बुलक्षा जी, बाकी लोग थोड़ा सा बताइए। अरे बता देंगे गुरु, 1 मिनट रुक तो जाओ, पहले बाकी लोग को देखें कि बाकी लोग को कुछ हल्का फुल्का समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक अभी रफली मैंने एक एक समअप दिया है, छोटी मोटी कहानी सुनाई है। कमेंट तो करो जल्दी से, क्योंकि बाकी लोग स्मार्ट मूव चेस खेलते हैं ना, तो स्मार्ट मूव कर रहे हैं। आप बेचारे भोले हैं, इसलिए आपने कह दिया, दोबारा बताओ। सबके मन की बात है। देखो, टॉपिक का एक अराउंड हिंट मिल रहा है। हाँ, बस ये हिंट ही मुझे देना था कि टॉपिक किस बारे में है। हम्म तो यही इनिशिएटिव मैंने इस बार अभी लिया है। इसमें कुछ नया, शुभो एंड राज, हमारी, चलो यार। ना 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 ना, बैलेंस बैलेंस करने के लिए नहीं है। चलो ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया। हिंट मिल रहा है कि नहीं, बस ये जानना चाह, हाँ। हाँ ठीक है, बस ये जानना था मुझे, जो अभी तक सिर्फ राज बोल पाए। ठीक है। देखो, इंडिया का की एक मिनिस्ट्री है, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ठीक है, इसने एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया है। ठीक है, जो क्या करेगा, नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम जो है, इस एआई के जरिए इस प्रोग्राम सिस्टम को लॉन्च किया गया है। अब इसका काम क्या है कि ये जो सिस्टम है, ये फार्मर का पेस्ट मैनेजमेंट में मदद करेगा, यानी कि कीट जो जो है उसको करने में मदद करेगा। ठीक है, और साइंटिफिक अप्रोच भी है। तो इसका बेसिकली सिस्टम का जो गोल है कि पेप्टिसाइड्स के यूज को कम करो, जितना कम से कम आप, जो पेप्टिसाइड का मतलब कि जो क्या कहते हैं इसको, कीटनाशक, कीटनाशक को कम करो, यूज उसका यूज कम होना चाहिए, और साइंटिफिक अप्रोच को प्रमोट करना है। तो फार्मर अपनी इन्फेक्टेड क्रॉप्स का फोटो लेगा, उसको साइट पे अपलोड करेगा, एक्सपर्ट का एडवाइस मिलेगा उसको। ठीक है, तो इस तरह से एनपीएसएस जो है, ये जो नेशनल पेट्स सर्विलांस सिस्टम है, ये क्या करेगा, ये प्रमोट कर रहा है
इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है और कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन भी है। ठीक है, अब चलो 2 बार बता दिया इसको, एक रफली आइडिया दे। अब इसको थोड़ा सा, जी जी जी, थोड़ा सा, किसी ने कुछ एक लंबा सा कमेंट किया था जिसको मैं लेना भूल गया, राज का, सर इंटरव्यू में ऐसे हॉबी कौन सा है। हाँ ठीक है, अभी यही बता दूं सबकी अलग अलग होगी ना, ये फिर इंटरव्यू के लिए नए तरीके से। हाँ बिल्कुल हो सकता है, 90% लोग अपनी हॉबी जनरेट डेवलप करते हैं यूपीएससी के लिए। अब ये तो नहीं लिख सकते ना कि हॉबी में सोना अच्छा लगता है। चलो सर, इट्स लाइक शॉपिंग ऑनलाइन या अपलोड अ फोटो देन अ सिमिलर प्रोडक्ट कम्स आउट ऑन द सेम स्केल ऑफ फार्मर विल पोस्ट पिक्चर। जी 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 बिल्कुल इसी, सेम, बिल्कुल जी, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। मेरा क्वेश्चन कुछ और था, आपने डिमांड का कुछ और कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। अब तो थोड़ा बहुत कम क्लियर हुआ होगा। मयंक जी हैं क्लास में? मयंक जी एकदम ठंडा मार के बैठे हैं, वाह। चलिए ठीक है, नो इशू। चलो अब बात कर लेते हैं जरा सा, ये एनपीएसएस क्या है ना। एनपीएसएस, नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम, फुल फॉर्म इसका यही है। धर्मेंद्र जी, अच्छा हाँ, सर मुझे तो क्रिकेट खेलना पसंद है, वो भी हॉबी बताना। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खेलना पसंद है बोलिएगा, लेकिन खेलने से फिर आपको खिला कर तो देखेंगे नहीं वो, उससे संबंधित जानकारियां पूछेंगे ना। ये कितना अवेयरनेस वाली चीज है। चलिए, नो इशू। तो कृषि मंत्रालय ने क्या किया है अभी, अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो एग्रीकल्चर है हैज लॉन्च ऑन एन एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म, एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है इन्होंने बनाया है, जो राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, इसको लॉन्च किया है। इसका काम क्या होगा, किसानों को कीट प्रबंधन में मदद करना, यानी द नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम जो है, टू असिस्ट फार्मर इन मैनेजिंग पेस्ट विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट। साइंटिस्ट को और एक्सपर्ट का हेल्प मिल जाएगा। और कि भैया कीड़ा लग गया क्या करें, या ये कीड़ा लगा क्या, अभी इस पे सीधा छिड़काव कर दें, स्प्रिंकलिंग कर दें, तो मालूम चला पौधा ही मर गया। ये भी तो दिक्कत है ना। सभी कीड़े पौधों के लिए हार्मफुल नहीं होते, ये ध्यान रखना। कुछ उसके ग्रो के लिए भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका, इस एनपीएसएस के बारे में थोड़ा सा जान लो। ठीक है, प्री के लिए ये पूछा जाएगा, आईएस प्री। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कीटनाशक विक्रेताओं पर डिपेंडेंसी का, फार्मर का जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना है, रिड्यूस करना है, टू रिड्यूस फार्मर डिपेंडेंसी ऑन पेप्टिसाइड रिटेलर एंड फॉस्टर अ साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स पेस्ट मैनेजमेंट। तो निर्भरता को कम करना है यार, और कीट प्रबंधन के प्रति जो साइंटिफिक अप्रोच है उसको बढ़ावा देना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, पूछा जाएगा। तो ये रट लिया है तो दिमाग में एक पिक्चर बनी रहेगी। लेकिन लेकिन डायरेक्ट फॉर्म में यूपीएससी पूछता नहीं है, इसको ट्विस्ट करके पूछेगा, इसीलिए आराम से। हाँ मिसबा जी, यूपीएससी का सीसेट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल उस तरह से, वहां भी काम आ जाएगा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी एजेंसियां होंगी, एजेंसी कौन कौन सी इन्वॉल्व है, तो एनपीएसएस और आईसीएआर, ये दोनों मिलके करेंगे काम। ठीक है, चलो इसके की फीचर में थोड़ा सा देख लें। तो एआई के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू हम उसका यूज करके क्या करेंगे, टाइम वन में, टाइम मैनर में क्या करेंगे, एक्यूरेट टाइमली पेस्ट मैनेजमेंट एडवाइजरी हमको मिल जाएगा।
एक्यूरेट मिल जाएगा। एक मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है, और उस वेब मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल पे एक्सपर्ट अपनी क्या देंगे, एडवाइस देंगे कि हमारे एडमिशन लो तो सभी तभी आईएएस बनोगे, ऐसा कुछ है ना। काउंसलर यही करते हैं ना। चलो, वेरी गुड। सो एनपीएसएस प्रमोट जुडिशियस जो पेप्टिसाइड है यूज एंड फॉस्टर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन इंडिया। तो एनपीएसएस क्या करता है, कीटनाशकों को विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। जैसे 90% हमारे जो किसान है वो इलिटरेट है, तो क्या करते हैं, जितना ज्यादा यूरिया है डाल दो, और जितना जो पेप्टिसाइड है उसको डाल सकते हो, जहर बना के बेचते हैं, अपने खाने के लिए अलग से रखते हैं और मार्केट में बेचने के लिए अलग। और ये कोई ओपन सीक्रेट है ना। चलो, सो इंटीग्रेटेड आईएमपी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं यार, ये है ना। ये आईएमपी देखो, इंटीग्रेटेड कीट मैनेजमेंट क्या है, क्या भला है, डेफिनेशन इसका है कि एन इको फ्रेंडली अप्रोच एम्ड एट कीपिंग पेस्ट जो पॉपुलेशन बिलो इकोनॉमिक डैमेज level by integrating various control method emphasizing biopesticide and plant based pesticide। यानी इको फ्रेंडली है ये। बेसिकली डेफिनेशन क्या है, ये जो मैनेजमेंट है ये एक इको फ्रेंडली है, अप्रोच है, और जो जैविक कीटनाशकों और पौधा आधारित कीटनाशकों पर जोर देके। जैविक का मतलब कि भाई नीम का घोल डाल दो, नीम का घोल डालने से पौधे नहीं मरेंगे, प्लांट आपके ठीक रहेंगे, ठीक है। और पौधा आधारित कीटनाशकों पर, पौधा आधारित का मतलब कि प्लांट बेस्ड, एक हर प्लांट के लिए अलग प्रैक्टिस, मतलब ये जो होगा, जैसे कहते हैं ना कि भाई कमर में दर्द है तो पीसीएम खा लो, आंख में दर्द है पीसीएम खा लो, बॉडी में पेन है पीसीएम खा लो, फीवर में है तो पीसीएम खा लो। ये नहीं करना चाहिए, बस ये वही चीज है। पौधा आधारित यानी प्लांट बेस्ड होना चाहिए बेसिकली। अलग अलग डिमांड, अलग अलग सप्लाई, है ना। स्पेसिफिक डिमांड होगी तो स्पेसिफिक उसका सप्लाई भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, आप प्रोटीन खिला रहे हो, तो मेरी बॉडी क्या होगी, धर्मेंद्र जी, मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट की, मुझे एनर्जी चाहिए और मुझे प्रोटीन खिलाया जा रहा है, प्रोटीन लो बॉडी बनाओ, क्या होगा, मैं मोटा हो जाऊंगा, अननेचुरल ग्रोथ हो जाएगा, यही होगा ना, फूल जाएंगे, बिल्कुल हाँ, मोहित जी की तरह। तो कीटों की, प्लांट पौधा आधारित कीटनाशकों पर जोर देकर कीटों की जनसंख्या को आर्थिक नुकसान के स्तर से नीचे रखने का प्रयास करता है। यानी कीट को उस लेवल तक बढ़ने ना दिया जाए जिससे कि हम किसानों को, एनवायरनमेंट को भी, क्योंकि हर कीट, ध्यान रखना, कोई भी जो ये है वो कहीं ना कहीं एक लिमिट के को क्रॉस करता है तो नुकसान है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है भाई, सिग्निफिकेंस क्या है, तो प्रिवेंट क्रॉप्स लॉसेस को, सबसे पहले तो हमें फसल की जो हानि है उसकी, उसको रोकना होगा। तो देखो यार, कीट, बीमारी और जो अन्य फैक्टर्स हैं, ठीक है, एनुअल जो क्रॉप्स लॉसेज है ड्यू टू पेस्ट है, डिजीज है ना, अदर फैक्टर्स हैं, रेंज फिर 15 to 25%। ये लाइन मेंस में आनी चाहिए। तो आप समझ रहे हो, 100 kg का अगर मैंने चावल, सपोज मेरे पास राइस है, तो 25% तो यहीं खत्म हो गया, बचा कितना, 75, जो लगभग 1.5 लाख करोड़ का नुकसान करता है। 1.5 लाख करोड़ का मतलब जो हर मंथ, पर मंथ आपका जो जो जीएसटी होती है ना, इनकम, जीएसटी पर मंथ कितना है, 1.5 के आसपास है, एक्सप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, वो कभी 1 2 भी जाता है, ठीक है, कभी 1 भी रहता है, एक्सप्रॉक्सीमेट
डेढ़ लाख करोड़ रुपया है, देख लो। और क्या है, इंक्रीजिंग इनकम लेवल, तो भाई नुकसान कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा। दालों में, पल्सेस में क्या हुआ है हमने देखा है, ये 15 to 20% इंक्रीज हुआ है पल्स प्रोडक्शन, ये करने से। कीटनाशकों को जहां भी आप लिमिटेड यूज करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उत्पादन लागत घटती है, क्योंकि पेस्ट को खरीदने के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए जो आप ये खरीद रहे हो, दवाई खरीद रहे हो, उसका भी तो कॉस्ट है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली फसलें प्राप्त होती है और बेहतर बाजार मूल्य भी, यानी मार्केट वैल्यू भी मिल जाएगा आपको। ठीक है शुभो। सो एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या होगा इसका? अच्छा, हानिकारक नहीं, रुक जाओ, अभी हानिकारक कीटनाशकों के प्रभाव की रोकथाम, यानी प्रिवेंट्स हार्मफुल पेस्टिसाइड इफेक्ट। तो ये रिस्क जो ह्यूमन लाइफ पे पड़ जाएगा, उसकी हेल्थ पे, है ना। कई बार तो ऐसा भी होता है कि भाई कीट प्रतिरोधी का विकास में देरी करता है ये। कई बार आप देखोगे कि यहाँ पे 10 किलो आपने, 10 kg का आपने यूज किया अपने एग्रीकल्चर लैंड पे, 10 kg का जो ये पेस्टिसाइड है वो यूज किया। 2 साल बाद देखोगे आपको 15 किलो करना पड़ रहा है। 3 साल बाद देखोगे तो ये 20 किलो करना पड़ रहा है, मतलब इसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जितने कीड़े लग रहे थे अब वो नहीं मर रहे हैं, अब उनको मारने के लिए थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा। जैसे आप लंबे समय तक अगर आप पीसीएम खा रहे हैं तो फिर आपको पीसीएम का कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? एक तो रद्दी दवा है, दूसरी बॉडी ने उसके प्रति क्या कर लिया है, एक रेजिस्टेंस बना रखा है, एंटीबॉडी बना चुका है, बिल्कुल। तो कीट भी बना लेते हैं अपना, तो ये इसको, उस प्रोसेस को डिले कर देता है। तो एनिमल में भी, ह्यूमन में भी, दोनों के हेल्थ को क्या करता है, उसके उसको रिस्क में जाने से बचाता है। तो रिड्यूस लाइक टू ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ एंड डिले पेट्स जो रेसिस्टेंस डेवलपमेंट को। ठीक है। एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या है इसका? कीटनाशकों जो अवशेषों को कम करके, ऊर्जा की बचत करके, उत्सर्जन को घटा के पारिस्थितिकी सेवाओं को बढ़ाता है ये। ठीक है। जैव कीटनाशक जानवर, पौधे, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है। जैव कीटनाशक का यूज किया जाना चाहिए, ना कि मार्केट में मिलने वाला जो केमिकल है उसे, है ना। तो एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या मिलेगा? इनहांस इकोसिस्टम सर्विस बाय रिड्यूसिंग पेस्टिसाइड, रिड्यूसेस रेसिड्यूज, ठीक है, कन्वर्जिंग एनर्जी एंड कटिंग इमिशन। बायोपेस्टिसाइड क्या है? आर डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स। कहाँ से बनता है? एनिमल और प्लांट से। जैसे एनिमल का जो वेस्टेज है, प्लांट का जो वेस्टेज है, उसी से बन गया। नीम है, टोबैको है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये उसके कुछ एग्जाम्पल है ना। देखो नीम, तंबाकू। ठीक है। तो कंसर्न क्या है इसका? कंसर्न है कि आईएमपी अपनाने वाले किसानों की में अनिच्छा उत्पन्न कर सकती है। क्यों? क्यों कर सकती है भैया? क्योंकि उपकरण है, उसकी टेक्नोलॉजी है, ट्रेनिंग है, उसमें निवेश की आवश्यकता होती है, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो कई किसान इसके सिद्धांत और लाभों से भी इग्नोर्ड है, भाई नहीं पता उनको। ठीक है। तो बेसिकली कंसर्न क्या है? इनिशियल जो यार्ड डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है। तो ये प्रारंभिक, स्टार्टिंग में क्या होगा, जब आप इसको ऐसे समझो, मोहित कुमार 10 किलो का पेस्ट यूज कर रहा है और उसका प्रोडक्शन जो है 100 kg। अब इसको जैविक पे हम कन्वर्ट करके लेके आ रहे हैं, नीम और हकीम वाला बायोफ्यूल में ले, बायो उस पे लेके आ रहे हैं। अब 10 किलो की जगह ये 5 किलो ये यूज करेगा। ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन जो है वो 70 kg हो गया। अगर मैंने इसको ये बता दिया 10 किलो ही है, चलो जो भी है,
70 किलो अगर उनका प्रोडक्शन यानी 30 किलो कम हो गया, तो क्या मोहित कुमार इसके लिए एग्री करेगा कि यार मेरा प्रोडक्शन कम हो जाए? नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये लेकिन ये धीरे, क्योंकि ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। 70 है, फिर 80 है, फिर 90 है, फिर 100 है, फिर 110 भी जाएगा, 120 भी जाएगा, लेकिन 5 साल बाद जाएगा। तो 5 साल तक तो घाटा होना है, लॉस होना है ना। प्रारंभिक पैदावार की कमी। और इनिशियल इनिशियल लेवल पे क्या होगा? इनिशियल जो हाई इनिशियल कॉस्ट जो होगा, वो फार्मर को ही बियर करना होगा। एक लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी है कि भाई आईएमपी का जो प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट क्या है, इससे फेमिलियर ही नहीं है हमारे जो फार्मर है। डेटा और जो मॉनिटरिंग जो शॉर्टेज है, ये भी है कि डेटा भी नहीं है हमारे पास। नियमित रूप से अगर हम बात करें तो रेगुलरली पेस्ट जो मॉनिटरिंग एंड डेटा कलेक्शन, ये हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इफेक्टिव आईएमपी रिक्वायर्स क्या? रेगुलर पेस्ट मॉनिटरिंग एंड डेटा कलेक्शन, वो हमारे पास है ही नहीं। एक बार पेस्ट रिसर्जेंस यानी दोबारा आ सकते हैं अगर ठीक से नहीं हुआ तो, अनुचित या ठीक से उसका उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया, तो प्लांट्स में दोबारा क्या लग सकते हैं? पेट्स लग सकते हैं, कीट लग सकता है। ये रिस्क कौन लेगा? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा? वेदर कैन इम्पैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ आईएमपी स्ट्रेटेजी। यानी मौसम पे, हर चीज तो मौसम पे डिपेंडेंट है, और हमारा मौसम साथ नहीं दे, वेदर जो है कैन इम्पैक्ट, ये कर सकता है। गर्मी ज्यादा बढ़ गई फिर क्या होगा? या ठंड ज्यादा आ गई तो क्या होगा? तो अभी हमने हर एंगल से इसको बहुत ज्यादा, अभी ये ट्रायल बेसिस पे मतलब है। तो उसकी इफेक्टिवनेस को क्या कर सकती है? ये कम कर सकती है, एनवायरमेंटल जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट जो है। ठीक है, तो ये सब कंसर्न तो है हमारे। तो अब आप ये कंसर्न को दिमाग में बैठा लो, हो गई बात खत्म। भारत में आईएमपी को बढ़ावा देने के लिए क्या गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले रही है, कुछ कदम उठा रही है? बिल्कुल उठा रही है। 1985 से ही भारत में फसल उत्पादन कार्यक्रम का एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में इसको अपनाया गया है ना। प्रिंसिपल जो कोर प्रिंसिपल है, ये क्रॉप प्रोडक्शन प्रोग्राम इंडिया में 85 से ही। ये प्री के लिए थोड़ा सा याद रखना। आईसीएआर और एनसीआईपीएम जो है, ये भी स्टैब्लिश हुआ 1988 में। ये आईएमपी तकनीकों को क्या करता है? डेवलप करता है, उसको प्रमोट करने के लिए टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देता है, ठीक है, फॉर मेजर क्रॉप्स के लिए। इसके अलावा स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट जो है, सेंटर भी नेशन वाइड है, हर जगह पूरे देश में है। ठीक है, मैंडेट क्या है? मैंडेट यही है कि भाई आप खाली इसको, योजना वगैरह है, ठीक है, पूरे देश में है लागू, ये लिख सकते हैं खाली। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो कलेक्टिव इफर्ट, जाहिर सी बात है, हमें सहयोगात्मक नहीं होगा यार, सॉरी, कोलैबोरेटिव, कलेक्टिव नहीं, कोलैबोरेटिव, सहयोगात्मक प्रयास रखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट भी एक पार्टी है, एफपीओएस है, एंड रिसर्चर जो है, ये आईएमपी के किसानों को क्या कर सकते हैं? एजुकेट कर सकते हैं एंड सपोर्ट फार्मर इन आईएमपीएस, आईएमपी, शिक्षित और समर्थन करना चाहिए। और यानी गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, एफपीओएस को भी करना चाहिए, और रिसर्चर को भी करना चाहिए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? रीजन स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो रणनीतियां विकसित की जा रही है आईएमपीएस में, उसे हमें क्या होना चाहिए? रीजन बेस्ड स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हर टेलर्ड होना चाहिए कि भाई बुंदेलखंड का प्रॉब्लम अलग है यार, और गंगा का जो बिहार वाला एरिया है उसमें अलग प्रॉब्लम है, सॉइल अलग है, क्लाइमेट अलग है। ठीक है, तो हमारी जो
जो स्ट्रैटेजी है वो भी टेलर्ड होनी चाहिए, रणनीतिक स्पेसिफिक होनी चाहिए ना। तकनीकी निवेश भी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल जो इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के लिए इन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर ब्रॉडर आईएमपीएस अडॉप्शन, यानी आईएमपीएस को अपनाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप में, अगर हमको तकनीकी पे जाना है तो तकनीक टेक्नोलॉजी को लाने के लिए क्या करना होगा, पैसे, पैसे कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो चाहे वो गवर्नमेंट करे चाहे वो प्राइवेट सेक्टर करे, तो प्राइवेट सेक्टर तो करेगा नहीं, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पीपीपी मॉडल पे जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तभी आप गुड गवर्नेंस, क्योंकि देखो ये जब तक आप नहीं करोगे, 65% जनता जो है हमारी, 65%, ऐसे तो 49% या 47% रह गई है कृषि पर, एग्रीकल्चर पे, लेकिन डिपेंडेंट अभी भी, क्योंकि रॉ मटेरियल भी यही प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारे हमारे जो इंडस्ट्री चल रहे हैं वो विच इज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल पे ही है, जो एग्रीकल्चर से आता है, तो यहाँ तो काम करना पड़ेगा बॉस। सिर्फ खाने की बात नहीं है, जो कॉटन है, जो सिल्क है, जो डेयरी प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं और आपस में ये दोनों जुड़ी हुई हैं। ये बात कुछ समझ में आई? नहीं आई? कितने आई? जल्दी से। जल्दी से बताओ। चलो ठीक है, सभी को क्लियर है? जल्दी से बता दो। जी सुब्बो, काइंड ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। चलो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, वेरी गुड, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीपी, PMMY है ना, ठीक है। चलो इसका थोड़ा सा खाली एक रफली एक आउटलाइन बता देता हूं, ठीक है। चलो वही 5 मिनट लग जाएगा उसमें। देखो सेंट्रल, बेसिकली ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY, है ना, इसने क्या किया है, इस जो स्कीम ने MSME को क्या किया है, एक अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड करने के लिए करके फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट किया है, ठीक है। तो इस योजना के तहत 35 करोड़ माइक्रो और स्मॉल बिजनेस जो है उनको, मतलब लगभग 18 लाख आप मान लो, इट्स अराउंड अबाउट 18.39 लाख करोड़ का लोन मिला है इसको, किसको मिला, MSME को। 35 करोड़ का जो दिया गया उसमें 18.39 लाख करोड़ का लोन मिला है, जिसमें 71% वुमेन जो है बोरोवर है, यानी महिलाओं को मिला है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ने क्या किया, स्मॉल बिजनेस को क्या किया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे बढ़ता हुआ जो NPA, NPA का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अब जितना भी लोन मिल रहा है उसमें से ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। एंड रीजनल डिस्पैरिटी, यानी कुछ रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब हुआ कि इंडिया में कुछ एरिया जो है ग्रो कर गया और ये ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो आगे चल के फिर क्या होगा, ये स्कीम और डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके हम और भी एक्सेसिबल और इफिशिएंट बनाई जा सकती है। एक रफली आइडिया नहीं है तो फिर से एक बार बता रहा हूं। देखो प्रधानमंत्री ये जो मुद्रा योजना है, इसने क्या किया, MSME को 35 करोड़ का एक लोन दिया, 35 करोड़ MSME बिजनेस को ग्रो करने के लिए दिया है। तो इसमें लोन कितना मिला है, लोन मिला है 18.39 करोड़ का। अब इस 18.39 करोड़ में भी 71% के 71.4% जो है ये क्या है, वुमेन बोरोवर है, यानी लोन सीधा महिलाओं को गया है, वुमेन को मिला है।
तो वुमेन इनका एम्पावरमेंट होना है, ऑब्वियस है ना। तो इस स्कीम ने क्या किया है, छोटे बिजनेस को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, ठीक है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि जो ये लोन प्रोवाइड किया जा रहा है उसका एनपीए बढ़ रहा है, यानी लोन रिकवरी बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है। और जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो भी बढ़ रही है। ये भी दो और भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें, लेकिन मैं आपको कंसाइज वे में बता रहा हूँ। तो आगे चलकर ये स्कीम को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है यार, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके इसको थोड़ा और एक्सेसिबल कर सकते हैं। 5 मिनट में लोन मिल जाएगा ऐसा कुछ, तो उसको और इफिशियंट हम बना सकते हैं। कहानी ये है। कुछ बात समझ में आई? मोहित चौहान, नहीं मोहित अग्रवाल था ना। हाँ। अरे रे, ये तो सबमिट जा रहा है। ओहो। तो ये थोड़ा सा एक नया इनिशिएटिव लिया है। ये वंस अपॉन टाइम सुबो ने कहा था कि सर एक रफली आइडिया हो जाए तो और बेटर हो जाएगा। 1 महीना पहले कहा था, और मैंने थोड़ा सा इसको 1 महीने बाद इम्प्लीमेंट किया है। हाँ, ये सुबह का आइडिया था। अब सुबह को याद है कि नहीं पता नहीं। जी। हाँ, तो थैंक्स टू सुबह। हाँ, सुबह दादा, ठीक है। अरे रे, शुक्रिया। चलिए ठीक है, कोशिश करूंगा कि एक यू इसमें, नहीं क्लास आप आगे नहीं करूंगा, इसको हम कल करेंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसी में जैसे इसको थोड़ा सा हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा 1 मिनट अभी रुकिएगा, आप देख लीजिएगा। जैसे कि इतना कहाँ गया, 1 सेकंड, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ शेयर साउंड। एक और चीज था जिसको हम शेयर कर सकते हैं। हम्म, कहाँ गया, इसका एक पेज भी आता है। अब मैं पेज ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं गया था। वो पेज अगर दिख जाता है तो मैं पेज पे अगली बार से क्या होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दूंगा। पेज में थोड़ा सा लिख लिख के कुछ बता दूंगा, उससे थोड़ा सा और भी चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ढूंढ लेता हूँ कि इसमें पेज कहाँ है। इसमें पेज मिलता है, 5 to 7 पेजेस मिल जाता है मुझे। तो मुझे याद नहीं है कि शायद मिल गया क्या। 1 मिनट 1 मिनट। पेज पेज पेज, नहीं। चलिए मैं ढूंढता हूँ, उसके बाद आपको अगली क्लास से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, ठीक है। बुरा लगा तो भी बताइएगा। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।